तो यार आज जो मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। मैं गारंटी देता हूँ मोस्टली लोगों ने इसकी गेम तक खेली होगी। जी हाँ, यहाँ पे बात चल रही है टेकन ब्लड लाइन की। और जहाँ तक इसकी स्टोरी लाइन की ही बात है तो हाँ यार, गेम से काफी सिमिलर है कि ये एनिमे है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस पॉसिबल तो हो सकती है। खैर यार, ऊपर से ये बिल्कुल बाकी टाइप एनिमे है। तो कहता हूँ तुम लोग जरा भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। बिल्कुल हानमा फैमिली की तरह इसमें भी एक स्पेशल ब्लड लाइन है। और हाँ, मैं जरा भी कोई स्पॉइल नहीं करने वाला, फिक्र मत करो। तो चलो वीडियो के अंदर घुसने से पहले बस एक सवाल है, अपनी फेवरेट टेकन गेम का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपको अपनी फेवरेट बताऊंगा कि चलते ही अपना फेवरेट कैरेक्टर का नाम भी। तो हाँ, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, हमारी एपिसोड की शुरुआत एकदम से इंटेंस माहौल से होती है। यहाँ पे कुछ गुंडे हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उनसे भाग रही होता है कि अचानक से वो अपने भागने का इरादा तर्क कर देता है। फिर आकर थोड़ी ही देर में वही गुंडे हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के जमीन में पटक डालते हैं। इसके फौरन बाद उससे लाते और बहुत बुरे तरीके से मारने लगते हैं। उससे मारते मारते कहने लगते हैं, तुम्हारा ताल्लुक इन जानवरों से है ना कि हमसे, तुम दोबारा हमें टाउन में ना दिखो। वो ये जैसे जैसे कह रहे होते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर अपने कदमों पे खड़ा होने लगता है, अपने कदम दोबारा से जमाने लगता है। इसी बीच में वो उनसे अपना मुंह फेर डालता है। यार ये सब कुछ देख के एक मोटा गुंडा कहने लगता है, मत बताओ कि तुम अपनी अम्मी की तरफ भागने लगे हो। फिर अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर एक घूमता हुआ हवाई किक उस मोटे शख्स के मुंह पे दे मारता है। अभी वो बाकी गुंडों को भी बहुत बुरे तरीके से मार के जमीन में फेंक डालता। यहाँ तक वो जमीन में होते अब और लड़ने की हिम्मत तक ना बची होती। इसके बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर को जरा भी फर्क ना पड़ता। बस उसकी जान को न छोड़ने को जा रहा था कि इसी में एक और अनजान शख्स हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए उससे रोक डालती है। वो जो कोई भी अनजान औरत है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने साथ घर ले जाने लगती है। जब वो लोग घर जा रहे होते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सफाई पेश करते हुए कहने लगता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने ही सबसे पहले मुझ में हाथ डाला। हफ्तों से मेरा पीछा यूं ही कर रहे हैं और मेरे साथ यूं ही लड़ाई कर रहे हैं। अनजान औरत कहती है, इस बारे में हम घर पहुंच के ही बात करेंगे। दूसरे सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर से पता चलता है कि वो कोई औरत अनजान औरत नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर की मदर है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मॉम से कहने लगता है, उन्होंने कहा मेरा यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं। की मदर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पुकारते हुए कहने लगती है, जिन, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम्हारा वाकई में यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है और वो तुमसे इसलिए बार बार लड़ते हैं क्योंकि वो तो इस जगह को छोड़ के जाने वाले ही नहीं है। वो यहीं पे बड़े होते हैं, यहीं पे जीते हैं और यहीं पे मरते हैं। जबकि तुम, हाँ तुम जिन, हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मकसद है और अंदर ही अंदर से उन गुंडों वाले बच्चों को भी पता है, यही वजह से वो तुम्हारा पीछा करते हैं। एक दिन तुम इस आइलैंड को छोड़ दोगे, पूरी दुनिया का सफर तय करोगे, मुझे भी तुमसे पूरी पूरी उम्मीद है। ये सुनते ही जिन थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। यहाँ पे उसकी मॉम बताती है, तुम्हें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। तुम आखिर कसामा स्टाइल से कितने ही वक्त से ट्रेनिंग ले रहे हो, अगर तुम चाहते तुम किसी और तरीके से भी अपना दिफा कर सकते थे और तुम्हारी यही चीज मुझे काफी डिसअपॉइंट करती है। कसामा, तुम मेरी नजरों में आज ये लड़ाई हार गए, तुम अपने खिलाफ ही जंग हार गए, हमारे गुस्से के खिलाफ जंग। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद कसामा को भी कहीं ना कहीं पे पता होता है कि हाँ यार, यही वजह से जिन अपनी नजरें झुका देता है। खैर यार, सारी की सारी बातों से हट के जिन अपनी मदर से सवाल करते हुए कहने लगता है, फिर सारी जगहों में से हम इस टाउन क्यों आए, हम इस विलेज क्यों आए। तो उसके जवाब में उसकी मदर कहने लगती है, दुनिया अच्छाई और बुराई से भरपूर है, तो यही वजह से मैंने इस जगह को चूज किया कि कुछ बुरे होने से भी पहले तुम कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर पाओ। उसकी मदर ये जैसे जैसे कह रही होती है, उसी बीच में जिन कसामा अपने डैड के बारे में पूछने लगता है। कि पूछते सारे उसकी मदर फौरन से टॉपिक चेंज कर डालती है और उसे बताती है, स्टडी का वक्त हो चुका है, सिर्फ अपने जिस्म को स्ट्रॉन्ग करना ही नहीं होता, एक अच्छा दिमाग, एक अच्छा जिस्म होता है। स्टडी लेसन के बाद कहानी जाती है घर के बाहर, यहाँ पे अब वक्त हो जाता है कसामा की ट्रेनिंग का। यार इसकी शुरुआत में जिन जैसे जैसे अपनी मदर पे सिर्फ और सिर्फ हाथ उठाने को ही जा रहा होता है, इसके वार से पहले ही उसकी मदर का वार उसके इतने करीब होता कि जब चाहे वो उसकी जान को निचोड़ लेता। इनके बीच में उसकी मॉम उसके हर लम्हे पे भारी पड़ती चली जा रही होती है, इसके साथ ही साथ उससे इंस्ट्रक्शन भी पेश कर रही होती है, किसी भी अपोनेंट से लिपटने से पहले तुम्हें अपने खिलाफ जंग करनी होगी। सबसे पहले तुम्हें अपने खिलाफ लिपटना होगा। जो सोचे, मुख्तलिफ सोचे तुम्हारे दिमाग में एक ही वक्त में चलती चली जा रही होती है, तुम्हारा ध्यान किसी भी लम्हे में भटका सकती है। सिर्फ और सिर्फ उसी लम्हे पे फोकस किया करो जो तुम्हारे साथ होने को जा रहा है, ना कि इससे चंद लम्हे पीछे, ना कि इससे एक दिन पीछे। तुम्हारे और तुम्हारे अपोनेंट के बीच में सिर्फ एक ही चीज गर्दिश करनी चाहिए, वो है तुम्हारी टेक्निक्स, तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारे स्टैंस,
तुम इन सारी की सारी चीजों पे उसी लम्हे में भारी बढ़ते चले जाओगे और फिर तभी ही तुम अपने दुश्मन की तरफ बढ़ सकते हो। सुनते सारे जिन दोबारा से अपनी मोम पे टूट पड़ता है। उसके मोम उसके सारे के सारे हमलों को डॉज करती रहती, जिन के हमलों को उसके ही बैलेंस के खिलाफ इस्तेमाल करती। तभी देखते ही देखते अपने कजामा स्किल्स का यूज करते हुए मोम बड़ी तेजी से बढ़ते हुए हवा में घूमते हुए एक लात मारने को जाती, शायद अगर किसी के भी सर पे लगे वो दोबारा उठ ना पाए। तो हाँ यार, ये असल में जिन के खिलाफ तो थी नहीं। इसकी मोम वक्त पे ही अपने वार को रोक लेती है, सिर्फ और सिर्फ जिन को दिखाने के लिए। इसकी मोम उसे इस टेक्निक के बारे में बताती है। इस टेक्निक को कहा जाता है कजामा रियोन सुई टेक्निक। तो यार जहाँ पे अब उसकी मदर जिन को अब ये टेक्निक सिखाने लगती है। असल में जिन एक फास्ट लर्नर होता है, कुछ ही देर ट्रेनिंग करने के बाद वो बस इस टेक्निक को परफॉर्म करते करते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता। तो हाँ यार, अब देखते ही देखते रात हो जाती, जहाँ पे उसकी मोम रात का खाना तैयार कर रही होती है। जिन अपनी मोम से पूछता है जब तुम अफ्रीका में होती थी तो तुम वहाँ पे क्या खाया करती थी। उसकी मोम उसे बताती है अफ्रीका में खाना काफी मजेदार और यहाँ से काफी ज्यादा डिफरेंट होता था। इसी दौरान एक गुंडे का बाहर बाप आता, वही गुंडा है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर ने एपिसोड की शुरुआत में काफी पीटा था। कुछ देख के अब उसका शराबी बाप हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आया। यहाँ पे अब जैसे जैसे जिन कजामा की मोम और जिन कजामा बाहर आते हैं, अभी उसकी मोम से कहने लगता है जरा देखो तो सही मेरे बेटे का हाल। सुन के जिन कजामा गुस्से से कहता है उन्होंने ही मुझसे पंगा लिया, पहले वही अपने अंजाम के सरंजाम है। इनकी मोम उससे कहती है मैंने तुम्हें क्या समझाया था, अपने गुस्से पे काबू पा के उसे खुद पे काबू पाने दो। तुम इसी वक्त इससे माफी मांगोगे। पर इससे पहले जिन उससे माफी भी मांग पाता, उसका बाप उससे कहता है मैं क्या लगा ये सब कुछ काफी होगा, मेरे ख्याल में तुम्हें किसी मर्द को बुलाना चाहिए। अपनी बोतल को तोड़ते हुए उसे नोकीला बना लेता है और जिन पे टूटने के लिए तैयार बैठा होता है। इससे पहले जिन और वो शराबी दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट भी पाए कि मोम जिन से आगे निकलते हुए शराबी पे एक वार करती है। यहाँ पे उसकी मोम उसकी फोर्स को रीडायरेक्ट करते हुए ग्रेविटी का यूज करके उसे जमीन पे पटक डालती है। लफड़ो दफड़ो से फारग होने के बाद वो उसके बेटे से कहने लगती है अपने बाप को ले जाओ। हालांकि ये सब कुछ देख के जिन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता। कुर्सी में उसकी मोम से लेक्चर देते हुए कहती है तुम कभी भी किसी के दुख दर्द तकलीफ पे खुश मत हुआ करो। मैंने उस शराबी को पटक डाला था, तुम काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे। जिन मैं तुम्हें बता दूं तुम एक गिफ्टेड चाइल्ड हो, तुम कजामा ब्लड लाइन से हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम अपने गिफ्ट को अच्छे से यूज करो। हाँ यार, जिन कजामा यहाँ पे अपनी मोम से वादा करता है कि चलती है उसकी मोम उसे उस टेक्निक के बारे में बताने लगती है जो कि उसने शराबी के खिलाफ इस्तेमाल की थी। उससे बताती है मैंने बस उस पे एक वार किया, उसकी फोर्स को रिडायरेक्ट किया और उसके बॉडी वेट को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया और बाकी बचा कुछ काम ग्रेविटी का था। जैसे जैसे बातें कर रहे होते कि अचानक से सीन बदल जाता है। रात के अंधेरे में माहौल पहले से भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। किसी मॉन्स्टर की ग्रॉलिंग करने की आवाज आती है। यहाँ पे उसकी मोम थोड़ा सा पर्दा हटा के खिड़की से जैसे जैसे देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ठीक इनके घर के बाहर एक डीमन खड़ा होता है। उसकी मोम के पास जितना भी वक्त होता है वो अपने बेटे को समझाने के लिए इस्तेमाल कर देती है। तुम यहाँ पे घर में ही रहोगे, तुम बाहर किसी भी सूरत हाल में नहीं आओगे, चाहे कुछ भी हो रहा हो। अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं चाहती हूँ तुम अपने ग्रैंडफादर को ढूंढो, याची निशिमा। की मोम उसके हाथ को पकड़ते हुए कहने लगती है कभी कभार जिंदगी को डिफेंस की जरूरत होती है और कभी कभार ऑफेंस की। मुझसे वादा करो, तुम्हें पता होगा कि जिंदगी को कब और किस चीज की जरूरत है। तब लेक्चर देने के बाद उसकी मोम सीधा बाहर जाती है। यहाँ पे जिन की मोम उस डीमन की आंखों में आंखें डाल के कहने लगती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डीमन उसके जवाब में कुछ ना कहता, दोनों के दोनों अपने स्टैंड तक बरकरार रख लेते हैं। राय की शुरुआत में हमें ये देख के अंदाजा हो जाता है डीमन के पहले वार से आखिर वो जिन की मोम से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तरफ तो वो डीमन उसकी मोम पे भारी पड़ा होता है, उधर ही दूसरी ओर खुद पे कैसे न कैसे करके काबू पाके घर के अंदर बैठा हुआ होता है। उसके मोम के फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है आखिर वो डीमन कितना स्ट्रॉन्ग है। जाके भी अपनी मोम की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। कहानी जाती है डीमन पे, हमें दिखाया जाता है राय की शुरुआत को बस थोड़ी ही देर हुई होती है कि जिन की मोम ऑलरेडी अपनी लिमिट पे होती है। जान के भी जिन कुछ ना कर पा रहा होता। हमें दिखाया जाता है वो अगर बस उसकी मोम का काम तमाम करने को ही जा रहा होता है। एनी मौके पे जिन कैसे न कैसे करके हिम्मत करके घर से बाहर निकलता है, सीधा उस ग्रीन डीमन की तरफ बढ़ते हुए घूमते हुए एक दमदार किक मारता है। इस वजह से उस डीमन को यहाँ तक इस किक से खारिज तक ना होती और बस डीमन एक ही हाथ से जिन को उड़ा के फेंक डालता।
तब के बाद वो डीमन उसकी मॉम को छोड़ के अब जिंग कसामा के पीछे पड़ जाता है। उसकी मॉम उस डीमन को रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है। जब बात अपने बेटे पे आती है, हरमा उस लम्हे में पहले से भी ज्यादा काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अब जिंग की मॉम धीरे धीरे डैमेज लेने के बावजूद भी ग्राउंड पे अपने कदम जमा रही होती है। लेकिन फिर तभी वो डीमन एक इतना खतरनाक वार करता है कि लपेट में अनजाने और ना अनजाने में उसकी मॉम आ जाती है। वार इतना खतरनाक होता है कि उनका पूरा घर टूट जाता है। यहाँ तक बची कुछ ही लकड़ियों में आग भी लग जाती है। मॉम जो कि लकड़ियों के अंदर दसी होती है वो बाहर निकलती है और सीधा डीमन का नाम चिल्लाते हुए, डीमन पुकारते हुए उस पे टूट पड़ती है। डीमन को अपनी तरफ वार करने के लिए उससे परवॉक करती है। डीमन शेर की तरह चिल्लाते हुए उसकी मॉम को मारने लगता है, दबोचने लगता है। इसी बीच में हमें दिखाया जाता है उनका घर जैसे जैसे आग पकड़ रहा होता है। तभी उनके किचन में सिलेंडर मौजूद होता है। ये बात जिंग की मॉम को मालूम होती है कि मॉम उससे लड़ते लड़ते उस घर के थोड़े करीब ले जाती है, जहाँ पे उसकी मॉम डीमन पे भारी पड़ते पड़ते कसामा स्किल्स का यूज भी करती है। आखिरकार कैसे न कैसे करके उस डीमन को जमीन में पटक डालने के बाद उसके हाथ को बुरे तरीके से जकड़ लेती है और उस दौरान वो अपने दिल ही दिल में कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ जिन। ये जैसे जैसे अपने दिल ही दिल में कह रही होती है, सिलेंडर आग को पकड़ लेता है। देखते ही देखते एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है कि जिन की मॉम की जान को निचोड़ लेता है। उसके थोड़ी ही देर बाद जिन को अब होश आने लगती है। जिन उठता है और अपनी आंखों से अपने चलते हुए घर को देखने लगता है। वो आग की तरफ अपने कदम बढ़ाता और अपनी मॉम चलाना शुरू करता। बस जैसे जैसे घर के करीब होता वो अपने मॉम का एक कपड़ों का बस पीस ही पाता, जो कि इस बात की साफ साफ गवाही दे रहा होता। कसामा इसे अपने हाथों में पकड़ता, उसकी आंखें आंसुओं से बड़ी होती। वो एक मामूली कपड़े का पीस जिन कसामा के दिल को छू जाता। तो यार सीन शिफ्ट होता है एक अनजान खूबसूरत सिटी में। यहाँ पे जिन एक बिल्डिंग में मौजूद एलिवेटर से गुजरने लगता है। उस एलिवेटर में उसके साथ एक अनजान शख्स भी घुस जाता। तो कहता है, ये तीसरी बार है बच्चे कि तू दोबारा से इस बिल्डिंग में गुजर रहा है। जिन कसामा उसके जवाब में कहता है, मैं अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ जहाँ शख्स कहता है, मुझे नहीं लगता इस बिल्डिंग में मौजूद तुम्हारा ताल्लुक किसी एक शख्स से भी होगा। तो जिन सिर्फ और सिर्फ उससे अपना नाम ही बताता, मेरा नाम है जिन कसामा, याशी निशिमा मेरा ग्रैंडफादर है। कसामा का नाम सुनते ही, कसामा ब्लड लाइन का नाम सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। फौरन से उसके ग्रैंडफादर के पास ले जाता। कहता जो घुस बैठे घुसने की कोशिश कर रहा था। याशी निशिमा अब जैसे जैसे उस इंट्रूडर की तरफ देखता है और बस वो इतना ही कहता है, तुम जिसे इंट्रूडर कहते हो वो सिर्फ और सिर्फ एक छोकरी है, तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया। अब वो छोकरी अंदर घुसी आया है। जिन उसकी तरफ अपने कुछ कदम बढ़ाते हुए कहने लगता है, मैं कोई छोकरी वगैरह नहीं हूँ, मेरी मदर ने मुझे भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए। मेरा नाम जिन कसामा है। सुनते ही उसका ग्रैंडफादर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है। वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर उससे मजीद बोलता है, उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरे ग्रैंडफादर हो। सुनते ही उसका ग्रैंडफादर जिन के साथ वाले अनजान शख्स से कहने लगता है, इस लड़के को मेरे हाथ छोड़ के तुम चले जाओ। उसके जाने के बाद ही हमारे मेन कैरेक्टर का फादर हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है, मुझसे लड़ो। इसी वक्त शुरू में तो जिन कसामा इनकार कर होता है, पर उसका ग्रैंडफादर उससे कहता है, मैं बार बार ये नहीं दोहराऊंगा। अलबत्ता जिन अपनी रट लगाए रखता है और उससे कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे कहा था जब तक तुम पे हमला ना हो जाए तुमने भी किसी पे हाथ नहीं उठाना। तो उसका ग्रैंडफादर हियाशी निशिमा फौरन से हमारे मेन कैरेक्टर पे टूट पड़ता है और उससे कहता है, ले तुम पे हमला हो गया। हाँ यार, इसी तरह लड़ाई दोनों के बीच में शुरू होती है, जहाँ पे जिन कसामा दूर दूर तक उसे छू तक ना पाता कि हियाशी निशिमा जिन को बहुत बुरे तरीके से मार रहा होता, पीट रहा होता। उसे पीटने के बाद उसे कहता है, अगर तुम्हारा नाम वाकई में कसामा ही है तो तुमने कसामा के नाम पे दाग लगा दिया बच्चे। ये कहते हुए वो हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे कहता है दोबारा मुड़ के कभी वापस मत आना। जैसे जैसे अपने कदमों पे खड़ा होता है वो उसे बताता है, मेरी माँ को मार डाला किसी एक ग्रीन डीमन ने। उससे मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढूं, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा। हियाशी निशिमा उसकी तरफ अपनी कातलाना आंखें करके कहने लगता, उससे पहले तुमने क्या कहा उस ग्रीन डीमन के बारे में? क्या तुमने उसे वाकई में अपनी आंखों से देखा? वो हमारे पीछे आया, उसने मेरी माँ को मार डाला और तुम्हारी मदद के बिना भी मैं उसे ढूंढ के मार डालूंगा। ये सब कुछ काफी दुख भरे अंदाज में कहने लगता है। हियाशी निशिमा भी उसे बता देता है, जिस क्रीचर ने तुम्हारी माँ को मार डाला वो ओगर के नाम से जाना जाता है और मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा उससे निपटने के लिए। कल मैंने कहा कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, तुम्हें करूंगा ताकि तुम उसे हरा पाओ और इसके बदले में
तुम ये प्रूव करोगे कि गजामा नाम तुम पे जचता है। चाहे जरूर ये तुम्हारी जान को भी निचोड़ ले। तो हाँ यार, यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर को वही सब कुछ याद आ रहा होता है जिस रात उसने अपनी माँ को अपने आंखों के सामने मरता देखा था। उन भड़कते हुए शोलों को याद करते हुए, उन भड़कते हुए फ्लेम्स को याद करते हुए अपने ख्यालों से बाहर आता और आउटफिट मेकर से कहने लगता है कि मेरे पैंट की लेग साइड पे फ्लेम्स के निशान होने चाहिए। याशी निशिमा की सेक्रेटरी हमारे मेन कैरेक्टर के आउटफिट के लिए लेंथ वगैरह मालूम कर रही होती है, पर फ्लेम्स का लफ्ज सुनते ही वो इस बारे में याशी निशिमा से बात करने जाती है। याशी निशिमा से कहती है इसने फ्लेम रिक्वेस्ट किया है, फाइटिंग में फ्लेम्स का होना इसके आउटफिट पे ये मजीद टारगेट करेगा। याशी निशिमा इसके जवाब में कहने लगता है ये पहले से ही टारगेट है, वो अब गजामा से पहले मिशिमा है। वो सारे लोग इसकी विरासत को चैलेंज करने आएंगे और इसके लिए तैयार होना चाहिए। और मैंने कहा कि वो उनसे लड़ेगा तो वो लड़ेगा, और जब वो लड़ेगा उसके दुश्मनों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके आउटफिट पे क्या बना है और क्या नहीं बना। तुम्हारी बात भी अपनी जगह ठीक है, फ्लेम्स का होना इतना जरूरी नहीं है। तो हाँ जिन, तुम्हारे लिए कोई फ्लेम नहीं है, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। यहाँ पे तुम्हें कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी। अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम्हें इसे पाना होगा, तुम्हें सबूत पेश करना होगा कि तुम उसके काबिल हो। जो चीज भी तुम्हारे पास आ गई तुम उसकी कीमत अदा करोगे, उसकी कीमत अपनी कड़ी मेहनत और अपने पसीने से अदा करोगे, और कभी कभार अपने खून से भी। इनफ चिट चैट, अब वक्त आ चुका है तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करने का। हाँ यार, दूसरी सी में ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग में एक खूबसूरत जगह में गजामा की ट्रेनिंग शुरू होती है। पे याशी निशिमा गजामा से कहने लगता है कि रिंग में कदम रखो। अब जूं ही वो रिंग पे सिर्फ अपना हाथ टच ही करता है, उसी लम्हे में उसी मौके में याशी निशिमा फौरन से जिंग के पीछे से वार करता कि जिंग को सीधा उड़ा के रिंग में फेंक डालता। याशी निशिमा खुद रिंग में कदम रख के उससे कहने लगता है तुमने उस रिंग को छू लिया, तुमने उस रिंग पे कदम रख लिया, तो इसका मतलब तुम अपनी पीठ किसी के लिए भी नहीं फेर सकते। तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा दुश्मन हो, तुम्हारी लवर हो, वो मैं क्यों ना हूँ। याशी निशिमा उससे मजीद बताता है गजामा स्टाइल तुम्हारी मदर ने तुम्हें सिखाया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बुनियाद है, एक वार्म अप है, अब जिस्म को खोलने के लिए और गर्म करने के लिए। पर दरअसल वो कोई मिशिमा स्टाइल नहीं है। आज से ही तुम्हारी मिशिमा एक नया स्टाइल, एक असली स्टाइल, एक नए स्किल्स और एक असली स्किल की शुरुआत आज से होती है। याशी निशिमा दो लेंटर्स की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है ये दो लेंटर्स मेरे फादर की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट थे। इसका नाम था जिनपाची मिशिमा। यार उसने जापान के सबसे हायर स्किल स्टोन कटर को हायर किया था, जो कि अपने कामों में मास्टर था। कमीशन दिया जा रहा था दो शानदार लेंटर्स को क्रिएट करने का। सुनते ही जिन टूटे हुए लेंटर से सहमत होकर कहने लगता है तो फिर उससे क्या हुआ जो बहुत बड़े तरीके से टूट चुका है। तो याशी निशिमा उसके जवाब में उससे बताता है कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर मुझे ये तोहफा देने को जा रहे थे, इस दौरान उसने को अपने हाथों से तोड़ डाला। याशी निशिमा जैसे जैसे ये कह रहा होता है उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसने ये जाहिर किया था कि हम मिशिमा के पास कुछ ज्यादा ही पावर है, हमारे पास पावर है बनाने की और उसे तबाह करने की भी। तो ये लेंटर्स मैंने अपने सामने रखे ताकि मुझे वो लेसन याद रहे। इसी दौरान याशी निशिमा हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगता है तो मैं यहाँ पे पूरे तरीके से चीर फाड़ डालूंगा, तुम बुरे तरीके से घायल हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें दोबारा से बनाऊंगा, और यही एक वाहिद तरीका है कि तुम ओगर को हरा पाओगे। यार जब ट्रेनिंग का प्रेशर बढ़ जाए और तुम्हें लग रहा हो कि तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उस लम्हे को जरूर याद करना जिस वक्त ओगर ने तुम्हारी माँ की जान ले ली और तुम बस बेबस देखते चले गए, और फिर उसी गुस्से का इस्तेमाल करना अपने कदम जमाने के लिए। उनकी आंखों के सामने सिर्फ एक लम्हा ही आता है और जिन तैयार हो जाता है। यहाँ पे वो जिन से कहता है तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी अपर बॉडी का यूज करोगे, ना कि लाते। ताकि याशी निशिमा खुद लातों का इस्तेमाल कर रहा होता है। जिनसे कहता है फाइट तो फेयर होती ही नहीं है, बात को दिमाग में जरूर बिठा के रखना, अगर तुम हाथ का यूज करोगे तुम्हारा दुश्मन इसके जवाबी कार्रवाई में कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, खुद को हर लम्हे के लिए तैयार रखना होगा। यहाँ पे ये बड़वा याशी निशिमा हमारे मेन कैरेक्टर जिन पे अपने टेकन वाले कॉम्बो का यूज कर रहा होता है। यहाँ पे याशी निशिमा उस पे कम्प्लीटली बारी पड़ते हुए कहने लगता है तुम अपनी अपर बॉडी में अपने आप को साबित कर डालोगे, अभी तो हम ट्रेनिंग में आगे बढ़ पाएंगे तुम्हारी टांगों की तरफ, और जब मैं मुतमईन हो जाऊंगा तुम्हारे सर से लेके पैर तक एक एक अज़ा का इस्तेमाल होगा। तुम्हारी ट्रेनिंग में एक एक हिस्सा तुम्हारे जिस्म का वो मिशिमा स्टाइल होगा। तुम आज से अपने जिस्म को सख्त करोगे, स्ट्रेच करोगे,
गुस्से में लाओगे, हरकत में लाओगे, अभी तो तुम्हारा जिस्म ही एक वेपन खिलाएगा। जब किसी वार को ब्लॉक करने लगोगे, डिफेंस में जाओगे, अभी तो तुम्हारा डिफेंस भी उतना ही मजबूत होगा जितना कि ऑफेंस। तुम किसी के वार को रोकोगे, उससे यूं लगेगा तुमने रोकने के साथ उसी लम्हे में वार भी कर डाला, तब कि तुम्हारा जिस्म चलती फिरती वेपन होगी। तो हाँ यार, जिन गुजरता है ऑफेंस, बेटर सिचुएशन के साथ ही साथ डिफेंस। हाँ यार, ये प्रोसेस रिपीट होता चला जा रहा होता, फिर सुबह से शाम होने लगती है। आप देखते ही देखते अनजाने और ना अनजाने में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर होता है। वो देखते ही देखते हियाशी निशिमा का एक बिजली से करकते हुए वार को भी रोक लेता है। रोक तो लेता है पर फिर भी वो उसकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा सख्त होता। सबसे हटके हियाशी निशिमा जिनको एक कंक्रीट स्टोन तोड़ने के लिए कहता है, इसमें जिन बहुत बुरे तरीके से नाकाम होता है। देख के हियाशी निशिमा उससे कहता है, आज के लिए इतना काफी है। ट्रेनिंग खत्म करने से भी पहले हियाशी निशिमा जिनसे कई गुना ज्यादा तादाद में कंक्रीट स्टोन को अपने सर से लेके पैरों तक का जोर लगा के टुकड़ों में कर डालता। ये सब कुछ देख के जिन के पैरों तले तो सभी खिसक जाती है। खैर यार, ये सब कुछ देख के मुझे बाकी हानमा में पर्सनली एक चीज याद आई है। यहाँ पे तो यूजिरो हानमा टाइट टूर्नामेंट की शुरुआत में 40 आयरन प्लेट्स को अपने हाथों से देखते ही देखते तोड़ डालता है। और वो भी कोई मामूली आयरन प्लेट्स नहीं थी, दुनिया की सबसे खतरनाक और स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन प्लेट को तोड़ डालता है। कहानी यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती। इसके साथ ही साथ जाने और ना जाने में यूजिरो हानमा उसके चलते ग्राउंड को भी पूरे तरीके से शैटर कर डालता है कि उस दौरान यूजिरो हानमा जरा भी सीरियस तक ना होता। अगर हाँ, वो हर चीज को एंजॉय जरूर करता है। यहाँ तक यूजिरो हानमा ने एक बार ग्राउंड को पंच मार के अर्थक्वेक को भी रोक लिया था। इस दौरान भी वो जरा सा भी सीरियस नहीं था। बाय द वे, मैंने फुल बाकी एक्सप्लेन कर रखा है, जिसने देखनी है जाके देख ले। माफ करना, टॉपिक से हट गए थे। खैर यार, जिन कज़ामा ये सब कुछ देख के शॉक हो जाता है। यहाँ पे हियाशी निशिमा जिन से कहने लगता है, तुम्हारा कज़ामा स्टाइल वहाँ पे नाकाम हो जाता है जहाँ पे मिशिमा स्टाइल कामयाब होता है। मिशिमा स्टाइल हर चीज को तोड़ फोड़ डालेगा जिससे कज़ामा स्टाइल नहीं तोड़ सकता। के बाद वो कज़ामा से कहता है, तुम नहा धो लो, तुम आज रात का खाना मेरे साथ खाने को जाओगे। इसी में हियाशी निशिमा जिन कज़ामा से खाने की टेबल पे कहने लगता है, मैं किसी से भी बिजनेस की बात कर रहा हूँ, उस दौरान तुम फजूल नहीं बोलोगे। हियाशी निशिमा उससे कहता है, तुम यहाँ पे जो मर्जी खा सकते हो जब तक वो हेल्दी खाना है। तो जिन एक सांस उभरते हुए कहता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड, मेरी मदर मुझे कहा करती थी। हियाशी निशिमा कहने लगता है, तुम्हारी मदर काफी ज्यादा समझदार थी। हाँ यार, इसी बीच में हियाशी निशिमा का गेस्ट अराइव हो जाता है। अबे वो उससे एक स्टोन दिखाते हुए कहने लगता है, आपने जिस स्टोन की बात की थी वो हमें मिल चुका है। मैं तुम्हें बता दूं, इससे पाने के लिए हमने काफी ज्यादा खर्चा किया है। यही वजह के कारण मैं तुमसे ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। हालांकि हियाशी निशिमा फौरन से इनकार कर डालता। ये वजह से उसका गेस्ट कहने लगता है, ठीक है फिर हमारी डील यहीं पे खत्म हुई। इससे पहले वो गेस्ट यहाँ से जा भी पाता। हियाशी निशिमा से कहने लगता है, अपने हाथों का इस्तेमाल करके तुम्हारा काम है उससे वो स्टोन लेना। अब जैसे जैसे जिन उससे लड़ने को जा रहा होता है, वहाँ पे वो अनजान शख्स जिन के खिलाफ एक फोल्डिंग नाइफ का भी यूज कर रहा होता है। लड़ते जिन को एक कट उसके हाथ पे लग जाता है। इसको देखते ही जिन फौरन से बाड़ी पड़ने लगता है। जब वो अच्छे से उस पे पूरे तरीके से बाड़ी पड़ जाता है, हियाशी निशिमा उससे ऑर्डर करता है, इसी वक्त इसे फिनिश कर डालो। शुरू में तो थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है, पर इसके बावजूद भी वो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे कि उससे कहा जाता है। जब हियाशी निशिमा उस पेंडेंट को पा लेता है, जिनसे कहता है, तुम उसे खत्म करते वक्त थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे थे, लम्हा तुम पे किसी भी वक्त बाड़ी पड़ सकता है। तो यार यही वजह के कारण तुम्हारी मदर भी मारी गई। जहाँ तक ओगर की बात है, हिचकिचाहट से तुम कभी भी ओगर को हरा नहीं सकते। अगर तुम वाकई में ओगर को हराना चाहते हो, मैं कज़ामा का नरमी वाले स्टाइल को छोड़ के शिमा का शोलों से बरकते हुए स्टाइल को अपनाना पड़ेगा। इसी में हमें दिखाया जाता है हियाशी निशिमा अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। हियाशी निशिमा और उसकी सेक्रेटरी उस पेंडेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पे लेजेंड्स के मुताबिक इस पेंडेंट के जरिए ओगर जैसे स्पिरिट्स वगैरह को डिटेक्ट कर सकते हो। हाँ यार, इसी चीज को लेके अब उनके साइंटिस्ट काम वगैरह शुरू करने को जा रहे हैं। ये जैसे जैसे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसी बीच में वहाँ पे जिन अपनी दोपहर की ट्रेनिंग के लिए आता है। हियाशी निशिमा उससे बैठने का ना कहता, बल्कि उससे बैठने का स्टैंस हवा में अपनाने को कहता। ये भी एक तरह की स्टैंस ट्रेनिंग है। यहाँ पे उसकी सेक्रेटरी मिशिमा को रिपोर्ट करते हुए कहने लगती है, ओगर का और भी चीजों से काफी लेना देना है। मजीद फाइटर्स गायब होते चले जा रहे हैं, जैसे कि बैक्टोसा के साथ ही साथ वंगजिरी मैक्सिको सिटी से हमारे कॉन्टेक्ट ने हमें रिपोर्ट किया। यहाँ तक किंग जैसा फाइटर भी कहीं गायब हो गया। इतना कुछ सुनने के बाद हियाशी मिशिमा अपनी सेक्रेटरी से कहने लगता है, इन जैसे एडवांस फाइटर कहीं पे गायब होते चले जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर चल क्या रहा है।
अपने सारे के सारे कामों से फारिग होने के बाद वो जिन से कहने लगता है शिमा स्टाइल की जड़ें अब तुम्हारे अंदर बुनियाद होने लगी है। इसका यह मतलब नहीं कि तुम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, जरा भी नहीं। इसी दौरान जिन सवाल करते हुए कहने लगता है सर जो बाकी फाइटर्स एकदम से अचानक से कहीं गायब हो गए उन सबका ताल्लुक ओगर से है, हाँ ना। याशी मिशिमा उसे कहने लगता है इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, तुम्हारी फर्स्ट कंसर्न तुम्हारी ट्रेनिंग है। तो यार अब दूसरे सीमा में दिखाया जाता है याशी मिशिमा जिन से कहने लगता है अब वक्त आ चुका है, तुम अपने हाथों से किसी चीज को रोक ना पाओ फिर तुम अपना दिफा कैसे कर पाओगे। हाँ अब वक्त आ चुका है तुम्हारी टांगों को ट्रेनिंग दी जाए। जिन उस पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उस पे वार करने की अपनी टांगों से। याशी मिशिमा कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड होता। जिन दोबारा से अपने आप को घुटनों के बल ना बैठने दे रहा होता। अब उसकी टांगों की स्टैंस ट्रेनिंग भी शुरू की जाती है। उसकी ट्रेनिंग में दिन गुजरने लगते हैं। अपनी ट्रेनिंग के साथ ही साथ कुछ और लोगों से भी लड़ाई करता चला जा रहा होता है और जब तक सीरीज में नेम रिवील नहीं होते मैं भी किसी का नेम नहीं लेने जा रहा। इसी में जिन काफी ज्यादा इवॉल्व कर चुका होता है। याशी मिशिमा जिन से कहने लगता है हर ट्रेनिंग के आखिरी लेसन में तुम मुझसे लड़ा करोगे, जिस दिन भी तुम अपने पैरों पे खड़े होके यहाँ से जा पाओ उसी लम्हे में तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। ट्रेनिंग डिसमिस। अब जिन जैसे जैसे जाने लगता है याशी मिशिमा फिर भी उस पे पीछे से वार कर डालता है। जिन से कितनी बार भी कहा हुआ है कि तैयार रहा करो। स्कूल जाते वक्त अपने नए नए दोस्त भी बना रहा होता है। उसके दोस्त भी किसी से कम नहीं होते फाइटिंग के मामले में। जैसे जैसे दिन गुजरते चले जा रहे होते हैं पर हमारे मेन कैरेक्टर को अपना मकसद ना भूला होता। ऐसे ही ट्रेनिंग करता होता जैसे उसकी माँ की मौत कल हुई है, उससे एक एक लम्हा याद रहता। हर चीज में बेहतर होता चला जाता, यहाँ तक उसकी पसंद का उसे आउटफिट भी मिल जाता है। देखते देखते उसकी ट्रेनिंग को यहाँ तक 4 साल भी गुजर जाते हैं। पर फिर से जिन याशी मिशिमा के सामने कदम से कदम नजर से नजर मिला के खड़ा होता है। मिशिमा उससे कहता है जिस दौरान तुमने मेरे हेडक्वार्टर में कदम रखा 4 साल पहले, जिस दौरान मैंने तुम्हें ट्रेनिंग देना शुरू की, हाँ उसी लम्हे में मैंने सोचा रखा था मैं आयरन फिस्ट टूर्नामेंट को शुरू करने को जाऊंगा और इसी का इस्तेमाल करके ओगर को अपनी तरफ रजू करूं, अपनी तरफ बुलाऊं। और यह सब कुछ बेमकसद है। दरअसल तुम उससे लिपटने के लिए तैयार ही नहीं हो। मिशिमा होने के नाते ना कि सिर्फ तुम उससे लड़ोगे बल्कि जीतोगे भी। क्लास डिसमिस। अब जैसे जैसे वो क्लास डिसमिस की अनाउंसमेंट करता है जिन देखते ही देखते अपना स्टैंस इख्तियार कर लेता है। देखते ही देखते दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूटे पड़ते हैं। यहाँ पे जिन उससे लड़ते लड़ते थोड़ा बहुत इम्प्रेस भी कर रहा होता है। उस पे काफी कड़कते हुए वार करता जो कि वो सारे के सारे टॉच करता जाता। देखते ही देखते जिन एक बिजली से कड़कता हुआ वार करता। उसकी लाइटनिंग इतनी दमदार होती कि सारे लोग बस देखते रह जाते। जो याशी मिशिमा की तरफ सीन जाता है वो अपने घुटनों पे बैठा होता है। जब फाइनली जिन कामयाब हो जाता है वो यहाँ से जाने लगता है कि ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म होती है। गुजरते गुजरते उसे उस लेटन की याद आती है और वो उससे भी तोड़ डालता। तो यार ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मिशिमा काफी खुशी से और मुस्कुराते हुए कहने लगता है नेक्स्ट आयरन फिस्ट की तैयारी को शुरू किया जाए। जिन भरपूर तरीके से तैयार है। तो यार यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर जिन काज़ामा एयरप्लेन में सवार काजुया के बारे में सर्च करता है, जहाँ पे उससे काजुया के रिलेटेड कुछ खास इंफॉर्मेशन ना मिल पाती। उससे इतनी न्यूज मिलती है कि काजुया मर चुका है। यार अब जैसे उसका जहाज लैंड ही करता है वहीं पे याशी मिशिमा की सेक्रेटरी जिन को रिसीव करने आई होती है। यहाँ पे अब उनकी अगली डेस्टिनेशन द किंग ऑफ द आयरन फिस्ट एरिना पहुंचना है। इस पे जिन सवाल करते हुए पूछने लगता है याशी मिशिमा कहाँ है। उसकी सेक्रेटरी उसके जवाब में उससे कहने लगती है वो टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं, पर हाँ किसी को यहाँ पे ये बात मालूम ना पड़े कि तुम याची और काजुया के साथ कनेक्टेड हो। ऊपर से इस टूर्नामेंट में सब के सब फाइटर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो काजुया की जान को नचोड़ पाए। फिर तभी देखते ही देखते पीछे से एक और अनजान शख्स आता है। दोनों एक दूसरे को 4 साल से जानते होते हैं। सबके बावजूद भी दोनों का रवैया आपस में काफी अकड़ू सा होता। यहाँ पे हमें जिन से उस अनजान शख्स का नाम पता चलता है जिसका नाम है हवारंग। दोनों के दोनों बस एक दूसरे पे टूटने को ही जा रहे होते हैं कि पीछे से 3 मजीद और अनजान शख्स आते हैं। इसी वजह के कारण जिन काज़ामा और हवारंग के बीच में फिलहाल लड़ाई रोकी जाती है। मैं बता दूं पहले एक बार जिन इसके खिलाफ जीत चुका है। यहाँ पे कहता है मेरे ख्याल में तुम्हें मुझसे लड़ाई करने का दोबारा मौका मिल ही जाए। सब कुछ वो दोनों मुस्कुराते हुए कह रहे होते हैं। जो सब कुछ सुन के उन्हीं अनजान शख्स में से एक अनजान लड़की कहने लगती है क्या तुम दोनों आपस में दोस्त हो। सुनते ही दोनों के चेहरे काफी अकड़ू से हो जाते हैं। दोनों के दोनों एक ही आवाज में चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं। सारे लोग एक स्पेशल वैन में सवार अब एरिना की तरफ बढ़े होते हैं। जिन अभी भी काजुया के बारे में गूगल में सर्च कर रहा होता है और
काफी ज्यादा सर्च करने के बाद उसे कहीं जाके याची वर्सेस काजुया का एक क्लिप मिलता। अब जैसे जैसे वो क्लिप को प्ले करता है वो फाइट देखने लायक होती है। यहाँ पे याची और काजुया दोनों के दोनों एक दूसरे पे पागलों की तरह टूट पड़े होते हैं। दोनों एक जंगली जानवर की तरह काफी इंटेंस फाइट चलती चली जा रही होती है। धीरे धीरे हवा रंग की नजर जैसे जैसे उसके मोबाइल पे पड़ती है वो कहता है ये सेकंड आयरन फिस्ट की फुटेज है। अब जबकि याची जिंदा खड़ा हुआ है तो सारी सी बात है काजुया के लिए पिछली फाइट अच्छी नहीं गई। हालांकि मिशिमा फाइनेंशियल ग्रुप ने इस वीडियो को टेक डाउन कर डाला कि वो फाइट काफी खतरनाक और ब्रूटल थी। फाइट से पहले कोई काजुया के करीब तक न जा सकता था। वो ये सब कुछ जैसे जैसे कह रहा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के कान के करीब आके मजीद बोलता है वहाँ एक शख्स के इसके ये येलो टाइप लंबे लंबे बाल देख रहे हो ना, फिनिक्स। हाँ वो शख्स काजुया की बस जान लेने को ही जा रहा था कि बालों पे मत जाना। फिनिक्स एक ऐसा शख्स है जिसपे तुम अपनी नजरें जमाए रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। यहाँ पे हवा रंग कहने लगता है अब अचानक से काजुया कहीं गायब हो गया था। दूसरे फाइटर्स और बाकी मास्टर ये सोच के चलते हैं याची ने काजुया की जान ले ली। जहाँ शख्स में से वही फीमेल एक और बार फिर से कहने लगती है कि काजुया वाकई में उस दिन मारा गया तो ये दुनिया एक बेहतर जगह है। काजुया पूरा ईवल से भरा पड़ा था पर इसका ये मतलब नहीं है कि याची किसी से कम है और मुझे पूरा यकीन है कि याची ने ही काजुया को मार डाला है। दूसरे सीन में जिन फाइनली एरिना पहुंच जाता है जो कि वाकई में एक काफी खूबसूरत जगह पे होती है। अरे यार अब जैसे जैसे दोपहर होती है जिन याची से बात करने जाता है। उसके पास पहुंच के उससे कहता है तो यहाँ से सब चीजों की शुरुआत होगी। याची हाँ कहते हुए उससे ये भी बोलने लगता है अगर ओगर वाकई में फाइटिंग स्पिरिट का लालची है तो यहाँ पे वो उसे सूंघता सूंघता सीधा पहुंच जाएगा। तो मैं तब तक कैसे ना कैसे करके सरवाइव करना ही पड़ेगा जब तक ओगर आ नहीं जाता वरना सारी की सारी मेहनत बेकार में जाएगी। जिन उसे बता देता है फिक्र मत करो मैं यहाँ पे सिर्फ जीतने ही आया हूँ और मैं ये सोच के ही आया हूँ कि ये ओगर के लिए आखिरी जगह होगी। और इसके साथ ही साथ जिन अपने फादर के बारे में उससे सवाल करते हुए पूछता है तो यार आखिरी टूर्नामेंट के बाद मेरे फादर के साथ क्या हुआ। तो याची उसे बता देता है तुम्हारा गोल फिलहाल इस टूर्नामेंट पे फोकस करना और ओगर को हराना है। उसे कहता है फोकस करो टूर्नामेंट की तरफ। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो वक्त आ ही जाता है। आज रात सारे के सारे फाइटर एक फाइटर एक मास्टर एक स्टूडेंट उस रिंग में मौजूद होता है। देखने के लिए हर अमीर शख्स आया होता है। किस तरफ इतना ये टूर्नामेंट पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होगा। जहाँ पे याची बस इतना ही आके कहता है सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। यहाँ पे सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही कम्पीट करते हैं और तुम में से एक ही सबसे बेस्ट होगा क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत कल से होने को जा रही है। इसी बीच में देखते ही देखते जब उन्हें खाना सर्व किया जा रहा होता है इनकी नजर उसी अनजान फीमेल पे पड़ती है जो कि बस यहाँ से बाहर जा रही होती है। यार उस दौरान जिन के मन में काफी सवाल उठ रहे होते हैं। जब जिन उस अनजान फीमेल के पीछे जाने ही लगता है जिन के आगे एक और अनजान शख्स खड़ा हो जाता है। सुनने में आया है तुमने याची के साथ पर्सनली ट्रेनिंग लिया है। यहाँ पे मौजूद काफी ज्यादा ड्रोन कैमरे इर्द गिर्द उड़ रहे होते हैं। उससे अपना नाम बताते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे कहने लगता है तो हाँ मैंने किया है तो क्या कर सकते हो। वहाँ जहाँ शख्स कहता है जो भी उसके इर्द गिर्द होता है वो हमेशा तबाह ही होता है उसकी तरह ही सारे किस्से लोग होते हैं। ये जैसे जैसे कह रहा होता है फौरन से वो जिन पे टूटा पड़ता है कि जिन भी एनी मौके पे उसके वार को रोक लेता है। दोनों अपने फाइटिंग स्टैंस में खड़े होते हैं कि जिन एक लंबी सी सांस लेते हुए कहने लगता है तुम्हारे साथ रिंग में लिपटूंगा। ये कहते हुए जिन उसके पास से गुजर जाता है कि ये सब कुछ याची अपनी आंखों से अपने ड्रोन कैमरे में देख रहा होता है। सेक्रेटरी से कहता है कि मेक श्योर कि जिन का सबसे पहला अपोनेंट यही शख्स होना चाहिए। खैर यार अब जिन जैसे जैसे बाहर आता है अनजान लड़की पहले से जिन को असैसिनेट करने के लिए तैयार बैठी हुई होती है। ये बात जिन को मालूम होती है। जिन उसका नाम पुकारते हुए कहने लगता है नीना विलियम्स क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। नीना जैसे जैसे बाहर आके कहती है तुम्हें मुझसे क्या काम है। उससे पूछने लगता है जब हम यहाँ पे आ रहे थे जो बातें तुम काजुया के बारे में कर रही थी तो मैं सोच रहा हूँ उस दौरान क्या तुम वहाँ पे मौजूद थी याची वर्सेस काजुया जब हो रहा था। तो नीना सिर्फ इतना ही कहती है सारे मिशिमा ईवल होते हैं उनकी खून की नस्ल भी तो मैं उनके बारे में बात करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। ना यहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो। अगर दुनिया में यह आखिरी काम भी हो तो तब भी मिशिमास के साथ मत उलझना। अरे यार वहाँ पे फिनिक्स भी होता है। फिनिक्स जिन कजामा से कहने लगता है तुम मुझे पॉल फिनिक्स बुला सकते हो। पॉल जिन से कहने लगता है क्या तुम याची और काजुया की वजह से यहाँ पे हो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। जिन हिचकिचाते हुए कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है
काफी ज्यादा मुश्किल है। पाल उससे कहता है यहाँ पे सब के सब फाइटर्स की यही एक कहानी है, मुश्किल। बहरहाल नीना ये कोई फ्रेंडली लड़की नहीं है, लेकिन काफी हद तक उसकी बात ठीक थी। तुम्हें मिशीमास के साथ नहीं उलझना चाहिए। फौरन से उससे सवाल पूछता है, तुमने काजुया से लड़ा है ना? पाल कहता है उसकी वजह मेरा टीचर कुछ ज्यादा ही दांसू ट्रेनर था, मार्शल के चलते। पाल उसे काजुया के बारे में बताने लगता है। वो काफी मतलबी शख्स था, के लिए सिर्फ और सिर्फ जीतना ही सब कुछ नहीं था, अपने दुश्मन को काफी ज्यादा जलील करता था। जब काजुया ने हियाची को हरा दिया था के बाद ही उसने मिशिमा बिजनेस पे टेक ओवर किया। उससे सवाल करता, तुम उस दौरान मौजूद थे ना? ये जैसे जैसे सवाल पूछता है पाल उसे एक्सप्लेन करने लगता है उस फाइट के बारे में, जहाँ पे काजुया हियाची पे लगातार बाड़ी पड़ता है। पाल ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। यहाँ पे काजुया हियाची पे बाड़ी पड़ते हुए उससे ऊंचाइयों से नीचे फेंक डालता है और उससे बताता है अभी तक तो हियाची को जिंदा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, कैसे न कैसे करके वापस आया और आयरन फिस्ट के सेकंड टूर्नामेंट में उसने काजुया के खिलाफ अपनी विक्ट्री हासिल की। और मैं जर्रा भी हिचकिचाता नहीं, जर्रा भी इंप्रेस ना होता अगर हियाची ने उसे मार भी डाला। यार वो जिन से कहता है अभी इन चीजों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। वो जिन को फाइटिंग के लिए गुड लक कहता है। जिन उससे जैसे जैसे गुड लक कहने को ही जा रहा होता है, पाल उसकी गुड लक को कबूल न करता और जाते जाते कहता है जे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास हुनर है। अगली सुबह दूसरे दिन में अगले सीन में जिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मिशिमा से बात करने आता है। उसके सेक्रेटरी सारे लोगों के जाने के बाद जिन उससे सीधा सीधा पूछता है तुमने मेरे बाप का कत्ल किया? याची फाइनली उससे बता ही देता है कि हाँ मैंने किया है। याची उसे बताता है उसका खून डेवल के खून से नापाक हो चुका था तो मैंने उसकी जान ले ली। जो उस दौरान तो पता नहीं चला था कि आखिर उसमें क्या चेंजेस हो रही है, पर आखिर इतने सालों के बाद मेरे पास उस बात का जवाब है। वो है द डेविल जीन। डेविल जीन एक ऐसी जेनेटिक फीचर्ड है जिसने काजुया को कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल पावर्स दे दी। वो ये सब कुछ बकायदा उससे अपनी स्क्रीन पे भी शो कर रहा होता है। काजुया हमेशा बुरे से बुरी चीज के पीछे पड़ा रहता था, हमेशा बुरे ईवल के पीछे पड़ा रहता था। वो जो नफरत जो मेरे खिलाफ थी, वो जो जुनून जो मेरे खिलाफ था, वो इससे इन सारी की सारी चीजों के लिए बरकरार था। उसने उसके सोए हुए डेविल जीन को जगा दिया था। कुछ देख के जिन उस मॉनिटर को छूते हुए कहने लगता है तो ये वजह से मेरी माँ ने आज तक उसका नाम तक ना लिया था। याची जिन को ये भी बताता है जरूर उसने उससे पावर दी थी, इसके बदले में उसकी वही पावर ही उस पे भारी पड़ गई। फिर उससे दोबारा से सवाल करता है फिर आखिर ये जीन आती कहाँ से है? याची उससे बताता है यही बात तो मैं भी नहीं जान पाया और ना ही ये डेविल फोर्स मेरे पास है, पर ऐसी पावर डायरेक्टली ऑगर के साथ कनेक्ट भी करती है। जिन काफी हैरानगी से कहता है मतलब बताओ कि मेरे पास ये पावर्स है। याची इसी बात से मुखातिब होकर कहने लगता है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो फिलहाल तो यही मानना चाहता है। तभी अप्रोच करता है, वो तभी उसकी तरफ बढ़ता है। इस फाइटर की सबसे ज्यादा पावर को वो महसूस कर पाता है। हाँ यार वो जिन के पास आया था क्योंकि जिन की उस वक्त इनर पावर कुछ ज्यादा ही थी और जिन को इस बारे में मालूम ही नहीं था। सारी की सारी सच्चाई जान के जिन का सामा शौक हो जाता है। याची उससे कहता है अगर उसने तुम्हारी इनर पावर सेंस भी कर ली तो तुम किसी से लड़े होगे। जिन उससे बताता है हाँ मैं कुछ गुंडों से लड़ा था। सारी याची कहता है तो ये पॉसिबल है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है अगर भी तुम्हारी ताकत का मुकाबला करने आया था, मुकाबला करने आया ताकि वो उसे एब्सॉर्ब कर पाए। इतना कुछ जानने के बाद जिन अपने आप को कोसते हुए कहने लगता है तो ये मेरी गलती है कि मेरी माँ मेरे हाथों ही मारी गई। ये उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसके पास आते हुए कहने लगता है तुम उसकी कुर्बानी की इज्जत रखोगे आके खुद को दोष दोगे। अगर किसी को दोष देना है, अगर किसी से लिपटना है तो वो ओगर है। तुम इज्जत रखते हुए अपनी माँ की कुर्बानी की अपना बदला पूरा करोगे। ये सब कुछ कहने के बाद याची वहां से चला जाता है। आखिरी सीन में याची अपनी सेक्रेटरी से सवाल करता है कि आखिर कितना कुछ पेंडेंट के बारे में जान लिया। तो उसकी सेक्रेटरी उससे बताती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे डेस्क पे मौजूद है। जहाँ तक सेल की बात है उसके अंदर ओगर की पावर मौजूद है। सबके बाद सेक्रेटरी याची से पूछती है आपको क्या लगता है जिन वाकई में ओगर को हरा पाएगा? तो याची उससे बता देता है हमारा इससे कोई काम नहीं, वो हराए या हारे हमारा इतना ही काम है कि बस कैसे ना कैसे करके वो ओगर को यहाँ पे बुला ले। तो हाँ यार यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एक अनजान सकूनदेह जगह से होती है। यहाँ पे जिन एक पत्थर के ऊपर बैठ के इनर पीस अपने माइंड को फ्रेश कर रहा होता है। यहाँ पे सुजो नाम की एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की दोस्त हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके उससे कहने लगती है तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो पता है ना कि अगला मैच अब तुम्हारा ही है। यार जिन उससे कहता है कि वो अपने माइंड को क्लियर कर रहा है। सुन के सुजो कहती है ओ अच्छा ये तो अच्छी बात है, मगर हाँ अभी अभी तुम्हारे अपोनेंट को देखा था जो कि मैच से पहले वार्मिंग अप कर रहा था। तुम्हारा अपोनेंट कंफू यूजर है। सुनते ही जिन को वही अनजान शख्स याद आता उसने कल रात को ही जिन पे हमला किया था।
उसके बारे में सोचते ही जिन उसका नाम पुकारता तो वो लेरॉय स्मिथ है। तो यार दूसरे सीन में अब वो वक्त आ जाता, वो घड़ी आ जाती, वो लम्हा आ जाता जिसका हर धड़कते हुए दिलों को इंतजार था। तो यार स्मिथ और जिन दोनों के दोनों आमने सामने होते हैं। थोड़ी दूरी पे रिंग के पास याची भी ये मैच आके देख रहा होता है, पर ना कि सिर्फ इतना बल्कि इसके साथ ही साथ काफी ज्यादा फाइटर्स की नजर एरिना में होती है। यार बैटल की शुरुआत में सबसे पहले स्मिथ जिन की तरफ बढ़ता है, बढ़ते सारे उसकी तरफ काफी ज्यादा वार करता है तथा जिन उसके सारे के सारे वार को रोक लेता। रोकते ही जिन उसके हमलों को महसूस कर पाता। हाँ यार काफी भारी वार है उसके। हालांकि मौका मिलते ही जिन भी घूमते हुए 2 हवाई किक मारता। एक तो वो डॉज कर लेता, दूसरा वो ब्लॉक कर लेता और तीसरा जो कि लम्हा होता उससे महसूस होता हाँ यार जिन जरूर टीनेजर है पर उसके वार काफी दमदार है। तब इसमें दोबारा से अपने वार करके अपने कदम जमाता है जो कि जिन ब्लॉक कर लेता है। ये देख के हवा रंग ये कहने पे मजबूर हो जाता कि हाँ यार लानत हो, स्मिथ के भी वार किसी से कम नहीं है। स्मिथ अपने कंफू स्टैंस में खड़ा होता है। जिन उसकी तरफ बढ़ता है। स्मिथ उसके वार को रोक के उसके मुंह पे एक लात मार डालता। उसके फौरन बाद ही स्मिथ को मौका मिलता अपने कंफू कॉम्बो मारने का। वैसे लम्बे को जर्रा भी जाया ना होने देता, वो फौरन से जिन पे बाड़ी पड़ने लगता। इनको स्मिथ की तरफ से काफी गंदे वार पड़े होते हैं। यार जूं ही जिन हवा में उड़ के जा रहा होता है तो वो लम्हा याद आता है जिस वक्त ओगर उसकी माँ पे बाड़ी पड़ा था। बस जिन बेगैरतों की तरह बेबस खड़ा हुआ था। यही सोच के जिन अपने आप को ग्राउंड में ना गिरने देता, वो अपने पैरों पे दोबारा से खड़ा हो जाता। हाँ अब अगली बारी जिन की होती। जिन जाता उसकी तरफ, उस पे वार करता, उसे हवा में भेजता और अपने कॉम्बो का यूज करके उसे जमीन में पटक डालता। जिन काफी खुश होती है। मैं दोबारा से कैसे ना कैसे करके खड़ा होता है। जिनको बता देता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला बच्चे। याची को उसकी सजा मिल के रहेगी। ये कहते हुए स्मिथ पहले से भी काफी ज्यादा तेज और काफी ज्यादा गंदे तरीके से जिन पे वार करना शुरू करता। जिन उसे रोकता रहता। स्मिथ एक अंगाड़ियों से बढ़ता हुआ वार जिन पे करता। जिन उससे भी रोक लेता। याची ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता। दूसरी ओर जिन एक दमदार चीख मारने के बाद एक गजब किस्म के कॉम्बो मारने लगता। इनके एक एक वार में भड़कते हुए शोले और करकती हुई बिजली शामिल होती जो कि स्मिथ को उड़ा के फेंक डालती। स्मिथ जैसे जैसे हवा में उड़ते उड़ते गिर रहा होता, वह सच्चाई को कबूल न करता। नजर ही अच्छी मिशीमा पे उस लम्हे में जाती और वो फौरन से घूमते हुए दोबारा से ग्राउंड पे खड़ा हो जाता। और इस सब के बावजूद भी स्मिथ ये जानता होता कि वो अपनी लिमिट पे है। उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ के कहता है, जमीन पे गिरे रहो, उठने की कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं, तुम हार चुके हो। पर स्मिथ गुस्से से खड़ा होता और जिन पे दोबारा से हमला करता। हालांकि जिन को ज्यादा वक्त ना लगता एक और बार फिर से उस पे बाड़ी पड़ने में। ये जान चुका होता, स्मिथ ये जान चुका होता कि वो हार गया है, पर फिर भी वो जिन पे एक और बार फिर से वार करता। ये बात जिन भी जान चुका होता, ये लम्हा जिन भी जान चुका होता, ये मौका जिन भी जान चुका होता है। तो हाँ यार यही वजह से जिन के पास अब कोई और चारा ना होता। जिन अपने दिल पे पत्ता रखते हुए फौरन से एक कंधा सवार करता उसकी टांग पे। के कारण उसकी टांग वहीं पे टूट जाती पर बहुत बुरे तरीके से डैमेज लेती। इसी बीच में रेफरी बीच में आते हुए जिन को वहीं पे रोक लेता है। जिन को यहाँ पे फाइनली विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी लम्हे में जिन रेफरी से अपना हाथ छुड़वाता, अपने दोस्तों से भी एक लफ्ज के बगैर वहां से सीधा सीधा चला जाता। इसी में हमें दिखाया जाता है हवा रंग और जिन का सामा एक साथ बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे हवा रंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि तुम अभी अभी मैच हार के आए हो। जिन अफसोस में कहने लगता है, वो बंदा गिनने का नाम तक ना ले रहा था। हवा रंग उससे बताता है, पर फिर भी यार कोई दूसरा रास्ता तो ढूंढ ही सकते थे मैच को खत्म करने का। अलबत्ता तुमने तो उसकी पूरी टांग ही गड़बड़ कर डाली। यहाँ पे काफी डाउन डाउन से होता है, पर इसके साथ ही साथ वो एक हल्की सी स्माइल मारते हुए कहने लगता है, खत्म कर डालो उन्हें, इससे पहले वो तुम्हें कर डाले। हवा रंग कहता है, तुमने मिशीमा से कुछ ज्यादा ही सीख लिया है। जिन ये सुन के गुस्से में आ जाता और वो गुस्से से कहता, मेरी आखिर क्या गलती है? वो बार बार मेरे ख्याल में उसका कोई जाती मसला था। ये सब सुन के हवा रंग भी काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता है, जामा सब एक की अपनी अपनी वजह है कि वो यहाँ पे मौजूद है, ना कि सिर्फ तुम। तो यार हर एक के पास एक ऐसी चीज है जो कि उनको खींचती चली जा रही है। इसी बीच में अगला मैच डिक्लेयर होता है जो कि लिंग शायो वर्सेस नीना विलियम्स होता है। तो यार इससे पहले हमें दिखाया जाता है काफी ज्यादा मैचेस हो चुके होते हैं, जैसे कि मार्शल लॉ से जूलिया जीत चुकी होती है, योशिमित्सु से एना विलियम्स जीत चुकी होती है, इसके चलते मार्डॉक से किंग जीत चुका होता है। शायो वर्सेस नीना होने को जा रहा है। तो यार जहाँ पे जिन शायो के पास आके कहने लगता है, शायो जरा आराम से, नीना दरअसल एक खिलर है,
एक असैसन जो लोगों से पैसे लेके किसी का भी कत्ल कर सकती है और यही अपनी जिंदगी जीने के लिए करती है। क्योंकि शायो एक खूबसूरत अंदाज से कहने लगती है तो फिर तो वो कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंट होगी जब उसे एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की हराएगी। सुनते ही हवारंग और जिन दोनों की दोनों काफी खुश होते हैं और उससे उम्मीदें लगा बैठते हैं। सोशु अपने अपोनेंट को देखते हुए कहने लगती है, नीना ये कितनी ज्यादा सीरियस है, मुझे एक कैरेक्टर की याद दिलाता है। ओह हाँ, वो कहीं तुम तो नहीं हो जिन। उसकी ये सारी गिटी पिटी बकवास सुन के नीना को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। देखते ही देखते दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट भी हो जाता है। फिर शायो एक अपना यूनिक स्टाइल से लड़ रही होती है। मेरी मानो तो वो स्टाइल डॉजिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा है और भागने के लिए या फिर अपने अपोनेंट का दिमाग खराब करने के लिए। तरफ तो वो दोनों की दोनों लड़ी होती है, उधर ही दूसरी ओर जिन हियाची के पास आके उससे कहने लगता है तुम्हें उससे कम्पीट नहीं करने देना चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची ही है। तो हियाची उससे सवाल पूछते हुए कहने लगता है तो फिर ये तुम्हें क्या बनाता है? तुम्हारे और शोयू के बीच में डिफरेंस है कि वो दरअसल ज्यादा टाइम स्ट्रेटजी में लगाती है ना कि खुद को कोसने में। जिस तरह की तुम शोयू सबसे पहले अपने अपोनेंट को चराती है, उससे थकाती है, फिर इसी चीज से फायदा भी उठाती है। तो यही चीज उसकी पावर की कमी को पूरा करता है। और मैं सोचता हूँ जिन उसने तुम्हारे खिलाफ आखिर कौन सी स्ट्रेटेजी तैयार करके रखी होगी। यहाँ पे अब हमें दिखाया जाता है लड़ाई की ओर। ना सोशु पे अब एक लगातार कॉम्बो वार किए चलती जा रही होती है, पे कंप्लीटली बाड़ी पड़ रही होती है। अब नीना उस पे वार करते करते सोशु को पूरे तरीके से पकड़ के झंझोड़ लेती है। हालांकि इस सब के बावजूद भी सोशु अपने यूनिक स्टाइल की वजह से कैसे ना कैसे करके खुद को छुड़वा ही लेती और उसके फौरन बाद अपना गंदा किस्म का कॉम्बो का यूज करके उसके सर पे आके बैठ जाती है। सर पे बैठने के बाद ही वो उसके लिए आखिरी लम्हा था नीना के लिए। सोचो अब उसके सर पे एक खतरनाक किस्म का वार करती है कि शायद अच्छे भी इस पे सो जाए तो नीना क्यों ना सोए। फिर इन सब के बाद विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है सोशु को। जब जिन उसकी तरफ बढ़ने लगता है पीछे से याची को काफी गुस्सा आने लगता है जिन पे। अभी तक मैंने उसे काफी सालों से ट्रेन किया, अभी तक वो मिशिमा स्टाइल को नहीं समझ पाया। किस तरफ दूसरे सीन में जिन स्मिथ को विजिट करने आता है जहाँ पे उसका डॉग जिन को देखते ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यार अब जिन उसकी हालत के बारे में पूछता है, उसकी टांग के बारे में। उसमें चिढ़ते हुए कहने लगता है तुम मेरी टांग के बारे में जानना चाहते हो? हाँ, वो टूट चुकी है पर शायद ही मैं चल पाऊं और लड़ने की तो दूर दूर तक इम्कानात नहीं है। वैसे भी कब से याची के चमचे अपने अपोनेंट के लिए फिक्रमंद होने लगे। तो यार तो जिन उससे बता देता है मैं कोई याची का चमचा वगैरह नहीं हूँ। तो फिर स्मिथ उससे सवाल करते हुए पूछने लगता है तो फिर याची तुम्हें ट्रेनिंग क्यों दे रहा है? जिन मायूसी से कहने लगता है ये थोड़ा पर्सनल है। यहाँ पे स्मिथ जिन से कहने लगता है तुम्हें पता है कजामा, क्या तुम्हें पता है जबकि तुम याची के साथ थे तो तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं होगी। तो इसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ याची मिशिमा के बारे में। याची मिशिमा तुम्हारा बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि मिशिमा ने दूसरे लोगों का किया है। कजामा क्या तुमने कभी असली फैमिली को खोया है? मैंने खोया है। हाँ, मैंने सबको खो दिया सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से, सिर्फ एक शख्स, और वो शख्स याची मिशिमा है। और जिस तरीके से तुम एक्ट कर रहे हो ये जरूर मिशिमा ने तुम्हें नहीं सिखाया, ये शायद तुम्हारे किसी करीबी ने सिखाया है। वो ये सब कुछ कह रहा होता है कि इसी बीच में पीछे से याची मिशिमा आ जाता है। मिस्टर स्मिथ से कहता है तुमने ठीक कहा, अगर उसने मुझसे सब कुछ सीख लिया होता तो वो आज तुम जैसे बेवकूफों की परवाह करने के बजाय अपने नेक्स्ट स्टेज के बारे में सोच रहा होता, बजाय तुम पे अपना वक्त बर्बाद करने के। चलो चले यहाँ से जिन। जब हियाची जा रहा है स्मिथ पीछे से कहता है एक दिन मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा, एक दिन। हियाची उससे पीछे मुड़ के बता देता है अगर तुम मेरे वक्त के काबिल बनना चाहते हो तुम्हें मैच हारने से बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे जिन उसके लिए थोड़ा बहुत अफसोस सा फील कर रहा होता है, शायद कोई सिंपैथी टाइप। जिन एरिना के ऊपर सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा होता है। इससे हियाची मिशिमा की बात याद आने लगती है। जब स्मिथ से फारिग होने के बाद हियाची उससे कहने लगता है बताओ जिन, क्या तुम्हारी माँ ने ऑगर को कभी हराया है? अगर ये सच है तो क्या तुम्हारी माँ उसके पास गई थी उसकी हालत मालूम करने? इन मिशिमा ये बात याद रखो, जब भी तुम लड़ोगे वो ऑगर के खिलाफ लड़ोगे, जिन अपोनेंट्स को तुम हराओगे तो फिर तुम हर एक कदम करीब होते चले जाओगे ऑगर को मौत के घाट उतारने के लिए। अगर तुम वाकई में उसका बदला लेना चाहते हो जिन, फिर तुम्हें एक एक कमजोरी को गिरा देना होगा जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अंदर कूट कूट के भर दिया है। ये सब कुछ सोच रहा होता है जिन सूरज की तरफ अपना मुंह करके दोपहर हो रही होती है।
याची ने उससे कहा होता है अपनी अगली फाइट जीत जाओ और मुड़ के दोबारा पीछे मत देखना। तो यार दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जिन वर्सेस हवा रंग होने को जा रहा होता है। हवा रंग उससे कहता है अपनी फुल पोटेंशियल और ईमानदारी से लड़ना, हम दोनों में से कोई भी हार जाए तो अफसोस नहीं करेंगे। उससे लड़ने के लिए, उस पे टूटने के लिए तैयार बैठा होता है। जिनको उसकी माँ की बात याद आती है कि तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना होगा, अपने खिलाफ ही जंग हार गए, तुम इससे तो बेहतर ही थे। तो यार बैटल की शुरुआत में सोजो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि वो किसकी तरफ चीयरिंग करे। बैटल की शुरुआत में हवा रंग अपना स्टैंस इख्तियार करते हुए जिन पे टूट पड़ता है, उसके सारे वार को रोक लेता है। जहाँ पे हवा रंग मुसलसल जिन पे वार करने की कोशिश कर होता है और एक उसका लैंड कर भी जाता है कि सीधा जिन के मुंह पे पड़ता है। जिन को याद आता है उसकी माँ ने उससे कहा होता है तुम कभी भी किसी की भी तकलीफ पे खुश नहीं होगे। वो ये जैसे जैसे सोच रहा होता है हवा रंग उस पे मुसलसल भारी पड़ता चला जा रहा होता है। तो यार जिन के जिस्म में काफी ज्यादा जख्म के निशान पड़ जाते हैं और हालांकि देखते ही देखते जिन जैसे जैसे अपनी नजरें उठाता है, नजर सीधा सामने याची पे पड़ती है। उससे वो बात याद आती है, उससे वो लम्हा याद आता है, उससे वो मौका याद आता है, उससे वो घड़ी याद आती है, उससे वो समय याद आता है कि तुम सिर्फ मिशिमा बन के लड़ोगे ही नहीं, तुम जीतोगे भी ऐसा मिशिमा जिस अपोनेंट को भी तुम हराते चले जाओगे। तुम एक एक कदम को मौत के घाट उतारने के करीब होते चले जाओगे। से याद करके जो जुनून जो हमारे मेन कैरेक्टर के सर पे सवार होता है, देखते ही देखते एक लम्हे में, एक झटके में हवा रंग पे भारी पड़ना शुरू हो जाता है। सीधा हवा रंग की तरफ बढ़ता चला जा रहा होता, उससे जरा भी फर्क न पड़ रहा होता इस वक्त उसका वार कहाँ पे लग रहा है। वो अपने बिजली से कड़कते हुए वारों का भी इस्तेमाल कर रहा होता। ये सब कुछ देख के खुश हो रहा था कि हाँ यार ये है एक असली मिशिमा हो जिन, ना कि कसामा। ये सब कुछ देख के हवा रंग भी खुश होता कि हाँ यार चलो वो सीरियस तो हुआ। हवा रंग भी जिन की तरफ बढ़ के उस पर एक गंदा सा वार करता है, खतरनाक वार जिसके कारण जिन गिर जाता है। ये सब कुछ देख के जिन पहले से भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। यहाँ पे दोनों के दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। एक वक्त आता है यहाँ पे दोनों के वार का सारा एक दूसरे से मिल रहा होता, कनेक्ट होने को जा रहा होता, पर खुशकिस्मती से जिनने अपनी टांग उठाई होती है। तो अगर तुम लोग कैलकुलेट करो अपने जिस्म की लेंथ के साथ टांग की लेंथ बड़ी होती है। इनकी लात सीधा जाके हवा रंग के मुंह पे लगती, कारण हवा रंग वार करने से पहले ही पीछे उड़ के जाता। के बाद जिन हवा रंग की एक जानलेवा टेक्निक को डॉच करके उसके पैर पे वार करता। इसके फौरन बाद अपने बिजली से कड़कते हुए वार का कॉम्बो मारता और आप देखते ही देखते एक आखिरी फाइनल ब्लो से उसका काम तमाम कर डालता। हाची की नजरें जिन पे होती और ये बात जिन को मालूम होती। यही वजह के कारण गिरे हुए याची को जिन उसके किरपान से पकड़ के बस उसका काम तमाम करने को ही जा रहा होता है। ये देख के बस हवा रंग भी अपनी आंखें बंद कर डालता। उल्टा जिन मुस्कुराते हुए कहने लगता है मैं तुम्हें बियर खरीद के दूंगा। तो ये जो मैंने तुम पे इतने जोर से वार की है ये उसकी माफी होगी। तो हाँ यार जिन को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता, जो एंडिंग होती वो सेटिस्फाई होती, सोचो की भी जान में जान आती। याची के लिए इससे बुरी एंडिंग ना हो सकती थी। याची गुस्से से भड़क रहा होता, उससे इतना गुस्सा आ रहा होता ना कि मैं क्या बताऊं। जिन जैसे जैसे अपने दोस्त हवा रंग को लेके जा रहा होता है, यार सूची उससे कहती है मैं तुम दोनों को दोबारा लड़ते हुए कभी भी देखना नहीं चाहूंगी। पर हवा रंग तो मुस्कुराते हुए कहने लगता है ये बात है पर मैं तो रीमैच भी चाहता हूँ। यार जिन उससे कहता है जरूर। तो हाँ यार काफी गजब किस्म की फाइट्स थी। लाइक टारगेट 300, अगर 300 लाइक कंप्लीट होता है मैं जल्द से जल्द टेकन की एपिसोड लाऊंगा। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।